नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। कोरोना संकट के इस काल में एक तरफ जहां लोगों में महामारी को लेकर भय व्याप्त है, एक दूसरे से भयभीत हो रहे हैं, एक तरफ डर ही डर है। ऐसे में कुछ लोग हैं जो इस महामारी के लिए महाकाल बने हुए हैं और ऐसे ही लोगों में से एक है सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि इस कोरोना काल में भी मिसाल बने हुए हैं। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कार्य कर रहे हैं, एक बड़ा उदाहरण, एक बड़ी मिसाल उन्होंने पेश की थी अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में ना जाकर लॉकडाउन का पालन किस तरीके से करना है, ये संदेश उन्होंने दिया था कि इस कठिन सिचुएशन में भी, जब जाहिर तौर पर इमोशनली भी कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, इंसान अगर कोई है तो जाहिर तौर पर इमोशनली पूरी तरीके से वो व्यक्ति टूट जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने एक उदाहरण, एक मिसाल पेश करने की अपनी जनता के लिए कोशिश की थी कि आप ये समझिए कि सिचुएशन कितनी ज्यादा क्रिटिकल है, कितनी ज्यादा संवेदनशील है, हमें कैसे इन चीजों का पालन करना है। ये उदाहरण अपनी प्रजा के लिए, अपनी जनता के लिए उन्होंने पेश किया था, जो कहीं ना कहीं हर किसी की बस की बात नहीं होती है, ये भी समझना पड़ेगा। लेकिन इससे सिर्फ एक बात साबित होती है कि दृढ़ इच्छा अगर होती है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। उसकी मिसाल आपने देखी है। तमाम खास मेहमान इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ में जुड़ेंगे। बीजेपी से नरेश वशिष्ठ जी हमारे साथ में मौजूद हैं, साथ ही पॉलिटिकल एक्सपर्ट विपिन जी हमारे साथ में मौजूद हैं, मनोज तिवारी जी कांग्रेस नेता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। नरेश जी, शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूंगी। सबसे पहली आज की जो सबसे बड़ी खबर रही है, जिस तरीके से उन बच्चों को प्रयागराज से निकालकर अपने अपने गंतव्यों तक पहुंचाने की कोशिश सीएम ने की, और वो बच्चे लगातार, उनके मां बाप और बच्चे धन्यवाद सरकार का कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने सीधे कहा कि हमने ये सोचा नहीं था कि ऐसी सिचुएशन में सरकार हमारे बारे में सोचेगी कि हम यहां पर फंसे हुए हैं। जाहिर कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, कॉलेज नहीं जा रहे हैं और अपने ट्यूशंस नहीं जा रहे हैं, तो एक कमरे में बंद होकर एक डिप्रेशन का भी माहौल क्रिएट होता है। तो जाहिर तौर पर अपने परिवार के पास में बच्चे पहुंचेंगे तो राहत की सांस लेंगे। अभी तक सरकार इस ओर कितना काम कर पाई है, मैं पहले ये जानना चाहूंगी। देखिए सृष्टि जी, आपने खुद ही बताया कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को लिया, लोग सोच भी नहीं सकते थे कि वहाँ बच्चे किस दशा में थे, उनकी मानसिक स्थिति क्या थी, अपने परिवार से दूर थे। और देखिए सृष्टि जी, हमारे हिंदुस्तान में एक है कि लोग चाहते हैं कि हम परेशानी के समय अपने परिवार के साथ रहें। जी। तो वहाँ छात्रों की जो मानसिक स्थिति थी, किसी भी राज्य सरकार का इस तरफ ध्यान नहीं गया। योगी जी ने इसको लिया विषय को और वहाँ से छात्रों को यहाँ पे लाने की प्रक्रिया स्टार्ट की। और आज कई सारे छात्रों के साथ उन्होंने संवाद भी किया। संवाद करने का उद्देश्य ये था कि छात्रों के अंदर एक मनोबल बढ़ाया जाए और उनको बताया जाए कि वो सुरक्षित हैं, किसी तरीके की भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। और उनको बताया गया कि किस तरीके से आके यहाँ पे प्रदेश में आपको कोरोना से लड़ना है और क्वारंटाइन की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करना है और स्वच्छता के साथ आपको इससे लड़ना है। बिल्कुल, साथ ही मजदूरों को लेकर जो कदम यहां पर सरकार की तरफ से उठाए गए, क्योंकि जाहिर तौर पर विपक्ष की भी चिंता जाहिर रहती है। विपक्ष ने बार बार सवाल उठाया था और सरकार से निवेदन भी किया था, सरकार से आग्रह भी किया था कि आप कम से कम उन मजदूरों को अपने घरों तक पहुंचाने की कोशिश करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। और वो जिम्मेदारी भी बखूबी सीएम ने यहां पर निभाई है। प्रशासन ने सिर्फ कहा नहीं है बल्कि करके दिखाया है। उनको पहले अलग अलग सेंटर्स में रखकर क्वारंटाइन किया गया, उनकी टेस्टिंग हुई, उसके बाद में अब उनको सिलसिलेवार तरीके से अपने घर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं सराहना ही है कि हर तबके का ख्याल रखा गया। ऐसा नहीं कि एक सेक्टर का ख्याल रखा गया, हर तबके का ख्याल रखते हुए उन्हें पहुंचाने की कोशिश की गई। अगर ऑल ओवर हम देखें तो जितनी सक्रियता उत्तर प्रदेश में दिखाई दी है मुख्यमंत्री की, उतनी सक्रियता हमने अमूमन और राज्यों में नहीं देखी है। बिल्कुल सृष्टि जी, आप ठीक कह रही हैं कि देखिए, सारे देश में जो मजदूरों को मुंबई में हो या अपने दिल्ली में हो या हरियाणा में हो या देश के विभिन्न भागों में उत्तर प्रदेश के जो मजदूर थे, उनको लेके राज्य सरकारें सवाल उठा रही थी कि उनको भाई ये यहाँ से निकलना चाह रहे हैं, जाना चाह रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने बहुत बड़ा फैसला किया। और सृष्टि जी, आपको मैं बता दूं कि आपको भी खुशी होगी
कि 12,000 मजदूर हरियाणा से अब तक आ चुके हैं और बाकी की देश के विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न जिलों में या विभिन्न शहरों में जहाँ-जहाँ मजदूर हैं, तो उनको ऑनलाइन उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है कि जिस जिले के हैं, उस जिले की साइट पे वो जी। जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उनको भी लाने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है और उनको लाने के बाद यहाँ क्वारंटाइन किया जाएगा और प्रॉपर तरीके से उनको जो उनके खाद्यान्न की व्यवस्था करके और उनको अपने घरों में वापस भेजा जाएगा। ठीक तो है। इस तरीके का पहला प्रयास किया गया है हिंदुस्तान में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा। नहीं, बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं उन मजदूरों ने राहत की सांस ली होगी, उन बच्चों ने राहत की सांस ली होगी जो कोटा से आए हैं और जो आज अपने घरों तक पहुंचेंगे, उन्होंने भी और उनके परिवार ने भी राहत की सांस ली है। क्योंकि ये बात सही है कि मुश्किल वक्त हो, कोई बच्चा हो या बड़ा हो, बुजुर्ग हो, हर किसी को अपना परिवार ही याद आता है कि हमें अगर अपने परिवार के हम बीच में हैं तो महफूज हैं। मनोज जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मनोज जी, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से लगातार अब उनकी बात कर ले, प्रियंका गांधी की बात कर ले, तमाम नेताओं ने लगातार ट्वीट्स किए, सरकार से अपील भी की और प्रियंका गांधी ने कई मुद्दों पर धन्यवाद भी किया सरकार का कि हमने आपसे आग्रह किया था, हमने आपको सुझाव दिया था और आपने इसको अमल में लाया है। तो इसका शुक्रिया अदा भी उन्होंने किया और सराहना भी की। तो जाहिर तौर पर विपक्ष का जो कर्तव्य है वो यही होता है, लेकिन बार बार ये भी सवाल उठता है कि हर मसले पर विपक्ष सवाल भी खड़े कर देता है, क्वेश्चन मार्क भी लगा देता है। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि ये परेशानी अचानक आई है, कोई तैयारी इसकी नहीं थी। उसके बावजूद भी जो कोशिशें हमारे राज्य में हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं सराहनीय योग्य हैं कि ऐसे कठिन समय पर भी हर एक तबके का ख्याल रखा गया है। मनोज जी, कितने सहमत हैं आप? देखिए सृष्टि जी, इस वैश्विक महामारी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो दायित्वों का जो निर्वहन किया है जी, और जिस तरीके से प्रदेश के अंदर या प्रदेश के बाहर रहने वाले लोगों को प्रदेश के परिवार से मिलाना और उत्तर प्रदेश के लोगों को, जो उत्तर प्रदेश में काम करने वाले मजदूर हैं, उनको उनके घरों तक पहुंचाना निश्चित रूप से ये बहुत सराहनीय कदम है। और कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते मैं योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी, दूसरी बात कि देखिए, आज जो परिस्थितियां हैं, कोटा से जिन लोगों को, जिन छात्रों को जो वहां अध्ययनरत के लिए बाहर से गए हुए हैं, निश्चित रूप से हमारा जैसे कि बिहार है, बिहार के लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हैं। यहाँ से जो छात्र छात्राएं वहां पर अध्ययनरत में हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद, बार बार लोगों के कहने के बावजूद भी नीतीश कुमार जी जो यहाँ के सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा इस पर कोई पहल नहीं किया जाना निश्चित रूप से लोगों में आक्रोश है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल, भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित उत्तर प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो ये पहल है वो बहुत ही सराहनीय है और निश्चित रूप से सकारात्मक। देखिए, विपक्ष की भूमिका सकारात्मक होनी चाहिए और हम विपक्ष में रहने के बावजूद भी माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने भी उनको इस बात की सराहना की, उनकी प्रशंसा की है। और मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के लोग हों, अगर इस तरीके का कोई सराहनीय कार्य किया जाता है तो निश्चित रूप से इस आपदा में किसी भी मुख्यमंत्री के लिए तो एक बहुत अच्छी पहल है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक दलों का भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि ऐसे लोगों के लिए उनके अच्छे किए गए अच्छे कार्यों की सराहना होनी चाहिए, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। और पुनः योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बिल्कुल ठीक है, एक मजबूत विपक्ष की यही भूमिका है और ऐसे समय पर जिस तरीके से विपक्ष अपना कार्य भी कर रहा है, ठीक है, सवाल उठाना भी जरूरी है कि अगर कहीं पर फॉल्ट है, कहीं पर कमी है तो सवाल नहीं उठाएंगे, दिखाएंगे नहीं, तब तक समझ में कैसे आएगा और सरकार की निगरानी में भी ये बातें कैसे आएंगी। धर्मवीर चौधरी साहब बीएसपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले विपिन जी आपका रुख करते हैं। जिस तरीके से मैंने शुरुआत में कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात आज हम क्यों कर रहे हैं, जिस तरीके से 24 घंटे वो कार्य कर रहे हैं, वो गाजियाबाद और नोएडा का दौरा भी कर चुके इसी परिस्थिति को समझने के लिए, देखने के लिए किस तरीके से सीज फायर कंपनी के बाद में बड़े बड़े एक्शंस यहां पर लिए गए तुरंत, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो कोई भी हो, सीएम हो, सबके खिलाफ में बड़े पैमाने की कार्रवाई यहां पर सामने आई कि ऐसी सिचुएशन में हम किसी भी तरीके से
ये लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल उन्होंने पेश किया वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में उनके अंतिम दर्शन ना करके, क्योंकि ये किसी भी इंसान के लिए ह्यूमन नेचर के विपरीत होता है। बहुत मुश्किल होता है ये फैसला लेना कि आप अपनी जनता के साथ में खड़े हैं, आपको पुत्र धर्म भी निभाना है और राजधर्म भी निभाना है, लेकिन आपने राजधर्म को ज्यादा प्रायोरिटी दी, जो ये शो करता है कि आप अपनी जनता के लिए कितने ईमानदार हैं। देखिए, निश्चित बात है, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आप जो एक उदाहरण सामने रखा है, तो वो अत्यंत प्रशंसनीय है, काबिले तारीफ है। और मैं साथ में बधाई देना चाहूँगा मनोज तिवारी जी को भी, मेरे बड़े परम मित्र हैं, कि आज देखिए उन्होंने बात करी सकारात्मक सोच की, बहुत अच्छी बात है। देखिए, क्योंकि ये हमें समझना पड़ेगा, और ये देखिए ये तो एक बिल्कुल ही जग जाहिर बात है कि ये महायुद्ध है कोरोना के खिलाफ, और यहाँ पर सबको योगदान देना पड़ेगा। यहाँ पर तो राजनीति का मामला ही नहीं है, नुक्ताचीनी का मामला ही नहीं है। देखिए, आप सारे राज्य सरकारों की बात करें, सब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, और बार बार मैं उसी बात को दोबारा दोहराऊंगा आज कि देखिए, कोरोना किसी का धर्म देख के नहीं आया, और ये नहीं देखेगा कि पहले आप हिंदू हैं कि आप मुसलमान हैं। वही बात डॉक्टर पे लागू होती है, डॉक्टर कभी धर्म देख के ये नहीं करेंगे या मतभेद करेंगे कि आप कौन हैं। और कोई भी, देखिए, कोई भी मानसिकता की आप बात करें, कोई भी नहीं चाहेगा कि अगर वो संक्रमित है कि वो किसी को, क्योंकि मैं देखिए ये शब्दों के बिल्कुल खिलाफ हूं, लव जिहाद की बात करें या कोरोना जिहाद की, मैं इसकी खिलाफत करता हूं। और मैं साथ में बोलना चाहूंगा, आपने योगी आदित्यनाथ की बात करी, देखिए कितनी प्रशंसनीय बात है कि पहले आप 12,000 जो आपके माइग्रेंट लेबरर्स थे उनको आप कैसे आपने उनकी व्यवस्था कराई। उसके बाद कोटा में सबसे पहले उत्तर प्रदेश ही राज्य था कि जिसने कोटा से लाके जो अपने राज्य के बच्चे थे उनको वापस घर पहुंचाया। देखिए ये, और ये एक बड़ी अच्छी नजीर पेश करी। उसके बाद अब जो प्रयागराज से जो सारे बच्चों को पहुंचाया जा रहा है अलग अलग राज्यों में, तो ये अपने आप में एक यही दर्शाता है कि देखिए कि मुख्यमंत्री ने इस बात की सुध ली और समय रहते जो एक उनसे अपेक्षा थी वो उस पर खरे उतरे हैं। क्योंकि देखिए जनता ने एक भरोसा जिताया था, तभी उनको प्रचंड बहुमत दिया। तो वो नेता ही क्या हुआ या वो मुख्यमंत्री क्या हुआ कि जब अपने जो जनता है वहां पे खरा ना उतर पाए। और आप उम्मीद जनता आप पे यही रखती है कि महामारी, जैसे आपने खुद बोला कि महामारी किसी को बता के नहीं आई, आज हमारे सर पर है तो हमें मिलजुल के इसका सामना करना पड़ेगा। और यहां पर देखिए एक बात बड़ी अत्यंत जरूरी यह है कि अगर हमने देश को, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने बोला कि हम अपनी हिंदुस्तान की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन डॉलर बनाएंगे, वहां पर मुख्यमंत्री योगी ने पहल लेते हुए बोला कि उत्तर प्रदेश का योगदान 1 ट्रिलियन डॉलर होगा। और देखिए प्रधानमंत्री हर एक मन से एक ही बात बोलते हैं कि हमने अपने देश को सुपर पावर बनाना है। तो देखिए सुपर पावर ये तब बनेगा कि 2-2 कदम सबको चलने पड़ेंगे। ग्राम पंचायत के जितने सदस्य थे, जब अभी हाल में प्रधानमंत्री ने उनके साथ वार्ता करी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी, तो उन्होंने उनको शाबाशी दी, उनको किसानों, उनको सबको बोला कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम थे उनका अनुपालन अच्छे तरीके से करा। तो मैं साथ में इसमें इजाफा करना चाहूंगा, जब प्रधानमंत्री बोलते हैं 2 गज की दूरी, मैं ये बोलना चाहूंगा कि देखिए 2-2 कदम हर एक वर्ग, हर एक समुदाय, हर एक धर्म के लोगों को चलना पड़ेगा। आपस में एकजुट दिखाना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। क्योंकि ये देखिए ये विश्व युद्ध से कम नहीं है। क्योंकि अगर हमने सही समय पे कदम नहीं उठाए होते लॉकडाउन के, और देखिए सबने अपनी भूमिका निभाई है, उसमें धर्म की बात नहीं है, इक्का दुक्का लोगों को छोड़कर। और कभी भी आप सारे संदेह के घेरे में सब एक किसी वर्ग को नहीं लेके आते, और ना कभी, अभी कनिका कपूर की लीजिए, हमने ये तो नहीं बोला देखिए हमारे वो हिंदू धर्म से वो उनका नाता है तो इस करके आप उस पर ना करें, वो तो धर्म की बात ही नहीं है। यहां पर यह बात है कि देखिए अगर कोई संक्रमित है या अंदेशा जताया जा रहा है तो उसका इलाज होना चाहिए, और उसको आप आइसोलेशन में भेजिए, क्वारंटाइन करिए। तो यही बातें हैं। देखिए अब ये जो खासकर बच्चों छात्रों के लिए करी गई है पहल, ये बहुत अच्छी है। और बल्कि अब ये देखना है कि बाकी राज्य भी कैसे इस बात से प्रेरणा लेते हैं। और अब खासकर क्योंकि देखिए अब अभी इस समय बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, स्कूल तो जा नहीं पा रहे, तो सबको एक अपना योगदान देना पड़ेगा। बिल्कुल। धर्मवीर चौधरी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। धर्मवीर जी, मायावती ने भी जाहिर तौर पर बहुत मुद्दे उठाए और सरकार को आगाह करने की कोशिश की, बहुत सारे सवाल भी पूछे, लेकिन मौजूदा परिस्थिति में यूपी सरकार जिस तरीके का कार्य कर रही है उसको लेकर आपका क्या स्टैंड है? देखिए सृष्टि जी, इस वैश्विक महामारी में आज पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो गई है। इस समय ये समय राजनीतिक रोटियां सेकने का नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये बात कहूंगा, क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? जी बिल्कुल, बोलिए सर। मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि ये जो सिंबॉलिक तौर पर कुछ छात्रों को लाया गया है, ये सिंबॉलिक तौर पर ना होकर के 12 लाख मजदूर जो मुंबई में
दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उसके लिए सरकार की क्या योजना है? वो लाखों मजदूर वहां पर भुखमरी की कगार पे पहुंच चुका है मुंबई के अंदर, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मीडिया रिपोर्ट से खबर आ रही है। तो ऐसे समय में सरकार का ये दायित्व है और कि वो इन मजदूरों को अपने घर पर सुरक्षित पहुंचाए, और सुरक्षित पहुंचाए ही नहीं, उनके खान पान की, उनके खाद्यान्न की, उनके जीवन व्यापन की जो रोजमर्रा की समस्याएं हैं उनका भी निदान करे। ये सरकार की सबसे सर्वप्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए, नंबर एक बात। दूसरा, सृष्टि जी, आज योगी आदित्यनाथ जी को मैं इस मामले में तो फिर भी कहूंगा कि वो सकारात्मक कार्य कर रहे हैं इस कोविड-19 पर, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी लचर हो चुकी है कि आप देखिए 100 से ज्यादा हत्याएं इस प्रदेश में हो चुकी है। कोरोना पे बात चल रही है, कहां पर लॉ एंड ऑर्डर चला गया? धर्मवीर जी देखिए, धर्मवीर जी अभी हत्याओं पर और क्राइम पर आप क्यों जा रहे हैं? आपने कहा सिंबॉलिक तरीके से, आपने कहा सिंबॉलिक तरीके से मंगाया गया है। सिंबॉलिक तरीका क्या होता है बच्चों को लाने का, छात्रों को वापस लाने का सिंबॉलिक तरीका क्या है, ये बताइए आप। मजदूर फंसे हुए हैं मुंबई के अंदर, उनकी सुध कौन लेगा? कौन सी सरकार लेगी? अच्छा ये बताइए धर्मवीर जी से सुन भी लीजिए, आप सुन भी लीजिए। 12 लाख मजदूरों को एक साथ वापस लाया जा सकता है क्या? कैसी सिचुएशन है, आपको नजर नहीं आ रहा? धीरे धीरे करके लोगों को निकाला जा रहा है। आप क्या चाहते हैं कि एक साथ 15-20 लाख लोगों को लाकर उत्तर प्रदेश में एंट्री दे दी जाए? सर धीरे धीरे प्रोसीजर आगे बढ़ेगा। मैं जवाब नहीं दूंगी, नरेश जी जवाब देंगे। अब आप जवाब ले लीजिए धर्मवीर जी, अब आप जवाब ले लीजिए, अब आप जवाब तो ले लीजिए सर। धर्मवीर जी आप सवाल पूछेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे, आपको जवाब नहीं सुनना है सर। आपने सवाल पूछा, आप जवाब ले लीजिए। नरेश जी जवाब दीजिए। धर्मवीर जी देखिए, आप और आपकी पार्टी जो श्रमिकों मजदूरों का हितैषी बनने की कोशिश कर रही है, 4 बार आपकी नेता मुख्यमंत्री रही हैं। अगर उन्होंने प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां चलाई होती अपनी जेब न भर के, तो ये नौबत नहीं आती। उन्होंने अगर अस्पताल बनवाए होते, ये अट्टालिकाएं न बनवा के, ये हाथी न बनवा के, ये पार्क न बनवा के, मूर्तियां न बनवा के, तो आज ये नौबत नहीं आती। दूसरी बात, आप सरकार की साइटों पर जाके देख लीजिए, 12,000 मजदूर हरियाणा से आ चुके हैं। बाकी के अन्य राज्यों से मजदूरों के आने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। आप गैर जरूरी राजनीति मत करिए, सिर्फ दिखाने के लिए राजनीति मत करिए। गंभीरता का विषय है, गंभीरता का परिचय दीजिए। कोई चिंता योगी जी को नहीं है, बस वो सिंबॉलिक। अरे आप सुनते ही नहीं है, आप तो चिल्लाने लगते हो बस। धर्मवीर जी सुनिए, आप सुनिए ना। देखिए 12,000 मजदूर हरियाणा से आ चुके हैं। बाकी के देश के विभिन्न जिलों में, प्रांतों में जो मजदूर हैं, उनके आने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। आप जरा ऑनलाइन होके देखिए, गूगल भी देखा करिए, साइटों पे जाइए प्रदेश की। कि जो 12 लाख मजदूर फंसे हुए हैं मुंबई के अंदर, क्या योगी आदित्यनाथ जी ने उनके हालचाल पूछने के लिए वहां के मुख्यमंत्री को टेलीफोन किया? अब सुन तो लीजिए, आप सुनते हैं नहीं, आप पढ़ते हैं नहीं, आप देखते हैं नहीं। हर प्रांत के लिए 2-2 नोडल ऑफिसर अपॉइंट कर दिए गए हैं। उनकी जिम्मेदारी ये है कि उस राज्य में फंसे हुए उत्तर प्रदेश के निवासियों की खैर खबर लें और उनकी मदद करें। और ये बिल्कुल ये 10 या 15 दिन पहले ही हो चुका था। तो धर्मवीर जी, आप अपनी बसपा को थोड़ा हाईटेक करिए। धर्मवीर जी कौन सी हत्याएं हो रही है भाई साहब? कौन सी हत्याएं हो रही हैं? अभी कोरोना से लोगों को बचाया जाए, आप कौन सी हत्याओं की बात कर रहे हैं सर? लॉकडाउन में आप कौन सी हत्याओं की बात कर रहे हैं? आप समझ में नहीं आ रहा है। धर्मवीर जी, हत्याओं पे बाद में चर्चा कर लेंगे, पहले कोरोना पे ही चर्चा आपने बुलंद से मैं इसमें बीच में आना चाहूंगा, बड़ी जरूरी बात है। एक मिनट विपिन जी, मैं आऊंगी। धर्मवीर जी थोड़ा कंट्रोल करिए सर। अभी कोरोना चल रहा है, इंसान मर रहा है, ये आप देख रहे हैं। आप पता नहीं कौन से जमाने की हत्या, क्राइम का ग्राफ ये लेकर चले आए हैं। समझ में नहीं आ रहा सर, समझ में नहीं आ रहा आपको। आप प्लीज थोड़ा रुकिए, आपकी आवाज में डाउन करवा रहे हैं। आप प्लीज थोड़ा रुकिए, आप रुकिए, आप मुद्दे पर बात करिए। हम क्या बात कर रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? 15 लाख लोगों को एक साथ ले आया जाए उत्तर प्रदेश में? इज इट पॉसिबल? आपको लगता है ये
ये पॉसिबल है कि 15 लाख लोगों को आप मुंबई से एक साथ ले आए, हरियाणा से मजदूरों को लाया गया, अलग अलग राज्यों से लाने की कोशिश की जा रही है, कोटा से बच्चों को लाया गया, उनसे आज मुख्यमंत्री ने बातचीत की, प्रयागराज से बच्चों को भेजा गया, या आपको नजर नहीं आ रहा? इसमें आपने आंखों में पट्टी बांध ली है, वो 15 लाख मजदूरों पे आपकी सुई अटक गई है, कहां पर है, क्या कर रहे हैं, समझने की कोशिश करिए विपिन जी। मैं देखिए 2-3 बातें बोलना चाहूंगा कि समय की नजाकत को समझना है, राजनीति का मामला नहीं है। हम लोग बार बार वो बोल रहे हैं, अभी मनोज तिवारी जी ने इतनी बढ़िया बात बोली, देखिए, और ये नहीं है कि तारीफ करी है, वो बिल्कुल विपक्ष का ये फर्ज बनता है कि वो सरकार की खामियां बताए, उसको उजागर करे, लेकिन समय भी देखना पड़ता है कि इस समय महामारी सर पर है और हमने ये देखना है, क्योंकि अभी हमने स्थिति नियंत्रण में कर रखी है। बाकी देशों के मुकाबले अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, हमारी आबादी को लें 130 करोड़, और उसके बावजूद हमारी व्यवस्था क्या है इटली के मुकाबले, स्पेन के मुकाबले, यूरोपीय देशों के मुकाबले, अमेरिका के मुकाबले, लेकिन हम लाख गुना अच्छे हैं। और इसका श्रेय सबसे पहले यहां के हर एक नागरिक को जाता है, हमारी जनता को जाता है। और यहां पर तो राजनीति का मामला ही नहीं है। देखिए कि हम बुलंदशहर पे पहुंचे हैं, मामला ही अलग है। क्या आपने किसी हिंदू समाज के किसी आदमी को देखा आज मुद्दा करते हैं? क्योंकि समझ आ गया कि इसको आप, वो पालघर का मामला अलग था, ये बुलंदशहर का मामला अलग है, ये आपस की रंजिश का मामला था। पहले हमें अपने तथ्य तो पता होने चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद। विपिन जी, इसी से जी हाँ, तो कोरोना काल में योगी आदित्यनाथ को मिसाल कई वजहों की वजह से कहा जा रहा है। जिस तरीके से उनकी कार्य करने की शैली है, हर तबके का ख्याल रखने की शैली है, बहुत सारे सवाल हैं, विपक्ष लगातार वो सवाल उठा रहा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे और जवाब देंगे। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे थे, पहले उनका रुख कर लेते हैं। देखिए सृष्टि जी, इस वैश्विक आपदा में जो कोई भी सरकार, प्रादेशिक सरकार हो या राष्ट्रीय सरकार हो, चूंकि आप उत्तर प्रदेश पर चर्चा कर रहे हैं इसलिए मैं उसके संदर्भ में कहना चाहूंगा कि देखिए निश्चित रूप से जो प्रादेशिक सरकारें हैं, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार अशोक गहलोत जी चला रहे हैं, और पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह है। इन सूबों में जिस तरीके का प्रबंधन है इस आपदा में, निश्चित रूप से वहां के सूबे के नेतृत्वकर्ता को बधाई है और इसके लिए उनको सलाम है। लेकिन दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, और आपके चैनल से कई बार मैंने इस पर चर्चा की है जी। विपिन जी ने एक बात उठाया था, वो उनकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, मैं उस बात को आगे बढ़ाता हूं। देखिए लॉकडाउन में, इस आपदा में सरकार ने एक पहल किया था लॉकडाउन का। लॉकडाउन में सरकार को पर्याप्त समय मिला, लेकिन मैं फिर यह प्रश्न उठा रहा हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर जो सरकार है वो सरकार पूर्ण रूप से इसको क्रियान्वित नहीं कर पाई है। जो प्रबंधन है उसका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज 28,000 से ऊपर कोरोना का संक्रमण, उसकी संख्या बढ़ चुकी है। यह इस बात का द्योतक है कि लॉकडाउन के बाद भी सरकार ने जो पहल, जिस तरीके से पहल करना चाहिए और जिस तरीके से क्रियान्वयन करना चाहिए, कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र में बहुत बड़ी चूक है। नहीं मनोज जी, मैं एक बात नहीं समझ पा रही हूँ, आप बार बार में सुनिए, आप बार बार जिक्र करते हैं कि लॉकडाउन करने के बाद में सरकार को बहुत समय मिला। मतलब मैं ये आपका जो फैक्ट है ये नहीं समझ पा रही हूँ कि लॉकडाउन करने के बाद में तब तो बहुत सारी चुनौतियां हो गई, फाइनेंस को लेकर, तमाम चीजों को लेकर। मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि लॉकडाउन करने के बाद में सरकार को कौन सा खाली समय मिल गया। सरकार के लिए तो 10 गुना ज्यादा काम बढ़ गया। खाली समय तो आम जनता के लिए है कि वो अपने घरों में खाली बैठे हैं। सरकार के लिए तो अब ये भी देखना है कि जो लोग खाली बैठे हैं, जिनका काम नहीं हो रहा है, जिनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, उनका पेट कैसे भरना है। तो सरकार को तो पहले उनके खाने पीने का इंतजाम करना था। वो सरकार को खाली समय कौन सा मिला जो वो क्रियान्वयन नहीं कर पाए? सर मैं आपको उसी बात का जवाब दे रहा हूं सृष्टि जी, मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। सबसे पहले इस जो आपदा है, ये बीमारी है, संक्रमण है, और पहला दायित्व तो बनता था कि संक्रमण को रोकना। इस संक्रमण को रोकने के लिए जो चिकित्सीय तैयारी होनी चाहिए थी, जैसे कि जांच की प्रक्रिया को त्वरित करना, तेज करना था। मुझे नहीं लगता है कि पूरे हिंदुस्तान का आप अपने मीडिया चैनल के माध्यम से डाटा देख लीजिए, मुझे नहीं लगता किसी भी सूबे में जो संक्रमण के जांच की गति है वो त्वरित हुई है। हर प्रदेश में संक्रमण की संख्या बढ़ रही है। दूसरी बात, मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप बताइए कि किसी भी चिकित्सीय प्रबंधन संस्थान में, कोई भी यहां पर ब्लॉक लेवल का हो, जिला स्तरीय हो, कहीं भी सरकार के द्वारा जांच किट की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है।
मैं ये जानना चाहता हूं कि सरकार कहती है कि इस संक्रमण को रोकना है, तो क्या लॉकडाउन के भरोसे संक्रमण रोकना है? मनोज जी देखिए मेरा सिर्फ ये मानना है, मेरा जितना मैं समझ पाती हूँ मेरा ये मानना है सर कि कोरोना को लेकर कोई इलेक्शन तो था नहीं कि सरकार पहले तैयारी करके बैठी की थी कि जैसे कोरोना आएगा हम टेस्टिंग किट्स बढ़ा देंगे। पहले तो समझना पड़ा कि ये बीमारी क्या है, पहले समझना पड़ा, उसको इजाद करने में भी समय लगता है, टेस्टिंग किट इजाद करने में समय लगता है सर, लेकिन आपको चाहिए कि कोरोना नहीं सर नहीं मेरे पास मुझे जवाब लेने के लिए कोई जरूरत नहीं है, आपको जवाब नरेश जी देंगे जो यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रही हूँ आपको सर कि ये प्री प्लान्ड नहीं था, इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि सरकार के कंधों पर भी डबल नहीं ट्रिपल नहीं बल्कि 100 गुना ज्यादा जिम्मेदारी थी अपनी जनता की जान बचाने के लिए। ठीक है, लॉकडाउन को ही ब्रह्मास्त्र नहीं माना गया था कि लॉकडाउन कर दिया गया तो हमने ब्रह्मास्त्र हासिल कर लिया। इन चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए भी समय चाहिए होता है और सपोर्ट चाहिए होता है, लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है सर चुटकी बजाया किट पैदा हो गई, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। नरेश जी जवाब देंगे इसका, नरेश जी जवाब देंगे इसका, नरेश जी जवाब देंगे इसका। मैं इसकी जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं इसकी जिम्मेदार नहीं हूँ, नरेश जी जिम्मेदारी ले। नरेश जी आप बताइए, नरेश जी आप बताइए, आप पहले से तैयारी करके क्यों नहीं बैठे, आप पहले से तैयारी करके क्यों नहीं बैठे कि कोरोना आने वाला है और आपने किट तैयार करके क्यों नहीं रखी, आपको पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए थी नरेश जी। मनोज जी सुन लीजिए ना, देखिए मनोज जी के नेतृत्व को पता होगा कि कोरोना आने वाला है, सारी दुनिया में किसी को नहीं पता था क्योंकि इनके नेताओं के चाइना की सरकार के साथ बहुत व्यक्तिगत संबंध है, जैसा कि मीडिया में आता रहा, आरोप लगते रहे हैं। रही बात इसकी कि यहाँ टेस्टिंग नहीं हो पा रही या प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, तो इसके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि 60 साल तक मनोज जी की सरकार इस देश में शासन करती रही, स्वास्थ्य सेवाएं की स्थिति क्या थी? देखिए नरेश जी मैं आपको रोक रही हूँ, नरेश जी मैं आपको रोक रही हूँ, नरेश जी मैं आपको रोक रही हूँ, आप क्लियरली सुनिए एक बात, मैं आपको रोक रही हूँ, नरेश जी मैं आपको रोक रही हूँ, मैं आवाज नहीं जाने दूंगी, आप क्लियरली एक बात सुनिए। 60 साल से कोरोना नहीं है इस देश में, सवाल उठाए उसका जवाब दीजिए। नहीं आप 60 साल की बात मत करिए, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया अभी उससे मतलब नहीं है, उन्होंने सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। 60 साल पहले क्या हुआ उससे मतलब नहीं है हमें। से लड़ने के लिए केंद्र सरकार ने जो प्रयास किए हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सारी दुनिया में उन प्रयासों की तारीफ हो रही है, WHO तारीफ कर रहा है, विभिन्न संगठन तारीफ कर रहे हैं। सुन लीजिए मनोज जी, सुन लीजिए, अरे भाई सुन लीजिए, सारे देश नहीं दुनिया में तारीफ हो रही है और आपके नेतृत्व ने भी तारीफ की है। अब मजबूरी ये है मनोज जी आप सुनेंगे भी सर या नहीं, आपने एक सवाल पूछा है उसका जवाब सुनिए ना, आपको बोलने का हक है, उनको भी बोलने का अधिकार है, आपने सवाल पूछा, आप जवाब सुन लीजिए फिर काउंटर करिए। नरेश जी देखिए सिंपल सी बात है, नरेश जी अब आप सुन लीजिए, मनोज जी के कहने का मतलब ये है, नरेश जी आप बात सुनिए, आपकी विदेश में अमेरिका में WHO में फलाने में धमाके में कहां तारीफ हुई, अभी हमें उससे मतलब नहीं है, तारीफों को लेकर हम कोरोना को नहीं हरा पाएंगे, यह भी समझना पड़ेगा। उनका सवाल यह है कि जांच की बात अगर हो रही है त्वरित रूप से जांच की कार्रवाई जो सरकार को करनी चाहिए थी उसमें आप पीछे रहे, आप टेस्टिंग नहीं कर पाए उतनी जितनी आपको करनी चाहिए थी, इस पर जवाब चाहिए सर प्लीज। सृष्टि जी देखिए सारी दुनिया में टेस्टिंग किट नहीं थी, ये महामारी अचानक आई है और ना हिंदुस्तान में टेस्टिंग किट थी, अब बनाई जा रही है और जो बाहर से आयात की गई उनसे टेस्टिंग का काम किया जा रहा है। अब हिंदुस्तान में ही टेस्टिंग किट बन रही है और टेस्टिंग बहुत तेजी से चल रही है। और रही बात इसकी कि जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं, मैं देखिए मैं उत्तर प्रदेश में वापस आता हूँ क्योंकि ये मनोज जी इसको यहाँ से घुमा के कहीं और ले जाना चाहते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की जनसंख्या है उस तरीके से उसके अनुपात में देखिए कि 6वें नंबर पे है संक्रमण के मामले में और बहुत हद तक यहाँ पे काबू पाया गया है। मनोज जी इस पे बात करने को तैयार नहीं होते कि इस देश में 60 से 70% तक केस जमाती लेके आए हैं और उन जमातियों के खिलाफ न ये न इनका नेतृत्व एक शब्द कहने को तैयार नहीं है, न ये बताने को तैयार है कि जहां जहां इनकी सरकारें थी वहां जमातियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। तो ये अभी भी इतनी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं जिस पे अभी मैं जाना नहीं चाहूंगा क्योंकि वो समय नहीं है, बट चूंकि ये सिर्फ राजनीतिक
कर रहे हैं और इनको लग रहा है कि सारा श्रेय सारे देश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है और सारा श्रेय उनको जा रहा है। देखिए भाई साहब, तो भैया नरेश जी देखिए दिक्कत क्या है, नरेश जी दिक्कत क्या है कि श्रेय की इसमें बात ही नहीं है। अभी सरकार आपकी है तो जिम्मेदारी आप ही निभाएंगे। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठी वो तो नहीं निभाएगी सर। तो इसमें श्रेय की बात, अपने आप की वाहवाही करने की बात नहीं है। बात यह है कि आप अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, आप उत्तर प्रदेश में अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनका काम है सवाल पूछना। वो सवाल पूछेंगे आपसे और आपको जवाब देना पड़ेगा। उसमें श्रेय की वाहवाही की बात नहीं है, क्योंकि ये सिचुएशन किसी कार्य योजना को लेकर नहीं है, किसी भी इलेक्शन को लेकर नहीं है, जनता को अपनी तरफ करने को लेकर नहीं है। सवाल यह है कि जनता की जान कैसे बचानी है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। विपिन जी, मैं ये अपने तीनों भाइयों से बोलूंगा, सुन ले बात। देखिए, सबसे पहली बात कि आप लॉकडाउन की टाइमिंग पे सवाल नहीं उठा सकते। आप सरकार को घेरे, वो बिल्कुल जरूरी है। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष को, सरकार को घेरना ही घेरना है, बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि नहीं तो सरकार से सवाल कौन पूछेगा, तो अपनी मनमानी कर लेगी सरकार, बिल्कुल निश्चित बात है। देखिए, लेकिन आप अगर लॉकडाउन की बात करें कि लॉकडाउन की टाइमिंग पे क्वेश्चन उठाएंगे तो वो बात जो है जायज नहीं है। रही बात, आपने बोला कि टेस्टिंग किट्स के बारे में बोला कि आपके बाकी जो सुविधा, बिल्कुल वो आपका सवाल बनता है, लेकिन मैं दो तीन बातें इसमें बोलना चाहूंगा जहां ध्यान देखिए सरकार का और बाकी संस्थान है उनका ध्यान ये जाना चाहिए कि प्लाज्मा थेरेपी को हम कैसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। उसके साथ साथ हमने ये देखना है कि हमारी जो यहाँ पर ट्रेडिशनल जो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जिसका गठन हुआ 2014 में, तो उससे हम उसका क्या क्या फायदा ले सकते हैं और कैसे हम ये देख सकते हैं हिंदुस्तान कैसे पहल ले सकता है बाकी देशों के मुकाबले, कि अगर हमने कुछ इजाद करना है, क्योंकि महामारी है कोरोना, आपने पहले देखा, इतिहास में पीछे जाएं, स्पेनिश फ्लू, प्लेग, कॉलरा, तो किस तरह से क्षति पहुंचाई उसने। उसके बाद देखिए, मैं दो तीन बातें ये बड़ी जरूरी बोलना चाहूंगा। पहली बात तो देखिए, सबको अपनी जान प्यारी है, ये बात निश्चित बात है। तो ये कहना कि कोई पीछे बात चली जिहाद की, ये सब बातें बेबुनियाद है, बेतुकी हैं। और क्योंकि देखिए, हर एक को अपनी जब जान प्यारी है तो वो क्यों करेगा। यहां पर हमने देखना है कि सबको एक साथ रखना है। कई लोग बोले नहीं, सब्जी वाले का भी धर्म देखकर, देखिए ना कोई मतभेद करता है और हर एक, क्योंकि अगर हिंदुस्तान को आगे ले जाना है तो आपको सब वर्गों को साथ रखना पड़ेगा और यहां पर सरकार की तरफ से संवाद की आवश्यकता है। और दो कदम, जो बात मैंने बोली उसी बात को दोहराऊंगा, दो कदम सबको चलने हैं और राजनीति नहीं करनी है, क्योंकि यहां नुक्ताचीनी का मामला नहीं है। दूसरी बात, आपने ये देखना है कि हमने सबसे ज्यादा प्राथमिकता देनी है कि जो आपके फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, आपके डॉक्टर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और बाकी जो एनजीओ, आशा वर्कर्स हैं, मीडिया कर्मी हैं, उनका आप सहयोग करें, ना कि आप जाके उन पे ही हमले करें या उनको धमकी दें। तो ये कैसे चलेगा। अगर वो खुल के काम नहीं कर पाएंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि नुकसान किसका होगा। यहां पर सब लोग जान जोखिम में डाल के, सृष्टि अगर मैं आपकी बात करूं, आप रोज यहां पर स्टूडियो आते हैं, आपके भी परिवारजन हैं और आप कितनी अपनी आप जान जोखिम में डाल के करते हैं। क्यों आप स्टूडियो आते हैं? ताकि संदेश पहुंचा पाएं, लोगों को जागरूक कर पाएं, और यही इस समय प्राथमिकता बनती है। यही हमारा जो है कर्तव्य है कि लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताएं। देखिए, जो सरकार जो नीतियां बना रही है या कुछ कदम उठा रही है, डॉक्टर कुछ कर रहे हैं, कुछ अच्छी बातें हुई हैं, तो वो कैसे पहुंचेंगी दर्शकों तक। दर्शक तो तभी समझ पाएंगे जब मीडिया अपना काम जिम्मेदारी से करेगा, और आप वो पूरे बखूबी निभा रही हैं। तो यही बात है, देखिए सबका योगदान चाहिए इस समय। चलिए नरेश जी, मेरा सवाल पीपीई किट्स को लेकर है। इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए, विपक्ष ने भी खड़े किए, डॉक्टरों ने भी इस पर सवाल खड़े किए थे कि पीपीई किट्स की जो क्वालिटी है उसके साथ में समझौता किया जा रहा है। जहां सरकार इतनी मुस्तैदी यहां पर दिखा रही है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवनीश अवस्थी ने जो जिक्र किया कि आप पहले की जो किट्स नवंबर में लाई गई थी और अभी की जो किट्स हैं उसमें आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी में और उसकी क्वांटिटी में भी, और साथ ही साथ उसके एक्सपेंसेस में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और अभी जो किट्स आ रही हैं वो प्रॉपर इसी के लिए, कोविड के लिए आ रही हैं, बल्कि जो पहले की किट्स थी वो कोविड के पर्पस से नहीं बनाई गई थी। क्या इस एक्सप्लेनेशन के बाद में आपको लगता है कि ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, क्योंकि बहुत सारे सवाल विपक्ष की तरफ से भी इसको लेकर सामने आए, वो खत्म हुए हैं? देखिए सृष्टि जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अवनीश अवस्थी ने जिस तरीके से कहा कि ये वायरस जो है वो अब सारी दुनिया में पहली बार आया है, तो इसके लिए लोग तैयार नहीं थे, ना ही इसके लिए हमारे पास उपकरण थे, ना ही हमारे पास उसके संबंध किट उसके लिए स्पेसिफिक थी। अब जो जिस तरीके की प्रारंभिक अवस्था में जो भी जिस तरह की पीपी किट थी, उन लोगों को उस समय उन किटों को लेना जरूरी था,
उसके बाद जैसे जैसे हमें पता लगता है कि हाँ इस किट में जैसे रिस्पॉन्स आता गया स्वास्थ्य कर्मियों की तरफ से कि इन किट में ये कमी है और ये कमी है, उस तरीके से हम जो किट निर्माण कंपनियां थी उनको बताते रहे और उनको उस तरीके से मॉडिफाई कराया गया। और आगे आगे फ्यूचर में कोई भी किसी तरह की किट की दिक्कत नहीं रहेगी और मुझे लगता है अभी भी कहीं पे भी कोई किट की दिक्कत नहीं है। ठीक है, धर्मवीर क्या जुड़े हैं हमारे साथ में? धर्मवीर जी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लग रहा संपर्क टूट गया। मनोज जी क्या कह रहे हैं आप? बार उत्तर प्रदेश चले जाते हैं, चलिए उत्तर प्रदेश ही चले जाते हैं। नरेश जी से मेरा एक सवाल है कि सूबे की जनसंख्या के मुताबिक इनको ये बताना है, आपके टेलीविजन चैनल पर ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में कोविड-19 की जो जांच है वो अभी तक कितने लोगों की हुई है। पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये पीपीई किट्स को लेकर के है। मुझे लगता है नरेश जी पूरी तैयारी के साथ नहीं बैठे हुए हैं। पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स के संदर्भ में जो मानक तय किया गया है पूरी दुनिया में, उस मानक को धत्ता जताते हुए जो अभी किट मंगाया गया है, उनको यह जानकारी होना चाहिए कि बहुत सारे राज्यों के चिकित्सीय संस्थानों ने उसको वापस कर दिया है। अगर वापस किया है तो सरकार ने उस पर क्या एक्शन लिया है, कौन सा प्लान बनाया है, किस आधार पर जांच हो रही है, ठीक है, और किस आधार पर, उस किट के आधार पर ठीक है मनोज जी, सवाल लोगों के बीच जांच में जा रहे हैं। मनोज जी सवाल हो गया तो मैं जवाब लूं इसके बाद में आप अपना सवाल। चलिए नरेश जी, आपने सवाल सुना होगा, आप प्लीज इसको एक्सप्लेन करिए। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी बिल्कुल इतने एग्रेशन में आके भूल जाते हो। पीपी किट की बात नहीं हो रही, वो टेस्टिंग किट की बात हो रही है जो आपकी सरकार नहीं, मेरा सवाल आप तब सुने नहीं। अरे अब मुझे जवाब दीजिए, मुझे जवाब दे दीजिए भाई, मुझे जवाब दे दीजिए। मनोज जी उन्होंने सवाल नहीं सुना, मैं सवाल सुना देती हूँ उनको। नरेश जी, सवाल पीपीई किट को लेकर है कि बहुत सारे जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, मतलब आप क्लियर शब्दों में सुनिए तो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने मना कर दिया कि हम इस किट का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इसकी क्वालिटी सही नहीं है, उनकी जिंदगी के साथ में खिलवाड़ होता है इन तमाम चीजों की वजह से, इन लूपहोल्स की वजह से। इसको लेकर आपने क्या एक्शन लिया है? क्लियरली मैं आपसे सवाल कर रही हूं। देखिए सृष्टि जी, इस पर मैंने पहले ही कहा है कि जो सरकार ने कहा है कि अगर कोई किसी भी तरीके से अनियमितता हुई होगी या भ्रष्टाचार दिखाई देगा तो इस पर कार्रवाई होगी और जांच की जाएगी। जो भी संबंधित होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की ठीक है। अच्छा नरेश जी, जिन डॉक्टरों ने उसका इस्तेमाल कर लिया होगा और उनकी जान पर खतरा तो मंडरा ही रहा है क्योंकि उनको लग रहा है कि वो प्रोटेक्शन में है, लेकिन एक्चुअली वो प्रोटेक्शन में नहीं है, तो ये इस मामले पर इतने ज्यादा संवेदनशील मामले पर कोई भ्रष्टाचार और धांधली और बीच का कोई व्यक्ति एंटर आखिरकार कर कैसे गया, सवाल ये भी उठता है सर। देखिए सृष्टि, नरेश जी, आपको आवाज मिल रही है? चलिए ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा, हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। विपिन जी देखिए, मैं ये बोलना चाहूँगा कि पहली बात तो जो पुरानी अंग्रेजी की कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। देखिए, समय लगता है हर चीज़ में, और विपक्ष की बात भी ठीक है अपनी तरफ, जब वो बोलते हैं कि देखिए कि महामारी है, आप सरकार, आप पे लोगों ने भरोसा जताया, आपने सरकार का गठन करा है तो आप पे अपेक्षा होगी, स्वाभाविक है। तो ये तो आप बोल नहीं, अपना पल्ला झाड़ नहीं सकते बोल के कि आप महामारी आई, आपको बताया नहीं उसने पहले, तो वो बात बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन इस समय सबको देखिए, सबको अपना योगदान देना है, और योगदान कैसे देना है कि सबको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। धर्मवीर चौधरी जी ने बात करी, वो अपनी जगह बात ठीक है, लेकिन हम बात अगर मुद्दे पे करते, जैसे हम कोरोना की बात करें, हम बात करें जैसे मनोज तिवारी जी ने बात करी, बिल्कुल बात जायज़ है, उन्होंने सवाल उठाए और वो सवाल बनते हैं उनके बोलने, लेकिन वहां से हम बात कर लें लूटपाट की और हत्या की और कैसे वहां पर क्राइम रेट बढ़ रहा है, तो वो बेबुनियाद बात है इस समय, कम से कम कि जब हम चर्चा कर रहे हैं कोरोना पर तो मुद्दे पे रहना चाहिए। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा, इस समय ध्यान जो ये देने की आवश्यकता है कि कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन जो हमारे हिंदुस्तान की हमेशा जो एक सबसे मजबूत कड़ी रही है, और जिसका हमने हमेशा, क्योंकि आप अगर आयुर्वेदा की बात करें तो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा उस
उसका प्रचार हुआ है और लोगों ने उसके क्या क्या फायदे उठाए हैं। तो इसीलिए इस समय तवज्जो ये भी देनी है कि आपकी जो कन्वेंशनल मेडिसिन है, जो ट्रीटमेंट है, उसके साथ साथ अपना जो एज ओल्ड टाइम टेस्टेड जिसको बोलते हैं, सदियों पुराना आप जो ये जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है, जिसको पहले अल्टरनेट गलती से बोला करते थे, जो एक्चुअली में कॉम्प्लीमेंट करता है आपकी कन्वेंशनल ट्रीटमेंट को, तो उसको साथ साथ आप उसका भी सदुपयोग करें। और ताकि हम लोग जो है हिंदुस्तान, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान पहले भी विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और विश्वगुरु रहेगा। और खासकर क्योंकि अब चीन पे देखिए, चीन से हर कोई दूरी बनाएगा। और हम बात करते थे, ब्रेक्जिट की बात करते हैं, ब्रिटेन का एग्जिट करना यूरोपियन यूनियन से, अब दौर जो है चेक्सिट का है, चाइना से लोग एग्जिट करेंगे और चाइना से दूरियां बनाएंगे। तो ये एक बड़ा एक स्वर्णिम अवसर है हिंदुस्तान के पास कि हम लोग पहल करके अभिशाप में वरदान जिसको कहते हैं, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो ये हिंदुस्तान कई चीजों पे अब तवज्जो देने की आवश्यकता है कि आप उत्पादन पे ध्यान दें। अभी तक व्यापार पे तवज्जो दी जा रही थी, तो इस समय अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को बूस्ट करेंगे और उसको प्राथमिकता देंगे तो उससे रोजगार भी होगा, आपकी इकोनॉमी भी बढ़ेगी, जीडीपी के आंकड़े भी बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था पटरी पे आएगी। ठीक है नरेश जी, आवाज मिल रही है आपको, आप प्लीज अपने सवाल का जवाब दीजिए। जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, अगर लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सही बात जो आप कह रही हैं, अगर किसी तरीके से कोई संक्रमित हो गया होगा, कोई भी, भगवान न करे ऐसा हो, अगर कोई हो गया होगा तो उसके हम प्रॉपर इलाज करेंगे जो भी है। और सर देखिए, वो जो संक्रमित हो गया होगा वो तो इलाज आप करेंगे, इसमें कोई सोल्यूशन वाली बात नहीं है कि हम इलाज कर कोई मतलब उनको कंपनसेट कर देंगे, कोई एहसान कर देंगे। वो डॉक्टर्स हैं, आपको पता है, और डॉक्टर्स की वैल्यू इस समय पर क्या है ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। वो डॉक्टर्स, आपने ये देखा कि वो डॉक्टर्स क्वारंटाइन जा चुके हैं, क्वारंटाइन हो चुके हैं? ये सीधा सवाल है आपसे नरेश जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जिन डॉक्टरों पे अंदेशा जताया जा रहा है कि पीपीई किट जो है, जो इंफीरियर क्वालिटी की थी, जो उनको सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की दी गई है, क्या आपकी सरकार ने कदम उठाए हैं कि उनको क्वारंटाइन कर दिया जाए? बिल्कुल, जिन लोगों ने वो किट पहनी होगी, जिन पर संदेह है कि वो किट खराब किट थी, उनको जरूर क्वारंटाइन किया जाएगा और उन पर निगरानी रखी जाएगी। देखिए ठीक है नरेश जी, देखिए इसके बाद में क्या इसका इम्पैक्ट होगा, बात उसकी नहीं है, बात उसकी कितने गंभीर मामले में लूप होल्स होने ही नहीं चाहिए थे। पॉइंट सिर्फ ये है हमारा कि इतने गंभीर मामले में इतनी बड़े पैमाने की गलतियां हो कैसे सकती हैं। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि बिल्कुल इसमें गलती होनी ही नहीं चाहिए, बट चूंकि ये महामारी जिस तरीके से आई और पहले से इसकी तैयारी नहीं की गई थी, तो इसलिए इसमें मानवीय चूक हुई तो उसका जांच करके उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नहीं सर देखिए, अब इतने हल्के में आप ले रहे हैं इन चीजों को, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप इतने हल्के में ले रहे हैं, लेकिन ऐसे मामले पर इस तरीके का रवैया। चलिए ठीक है मनोज जी जल्दी से आखिरी कमेंट। ये आपकी जानकारी का मामला है। आपको, मुझे नहीं लगता, बार बार उत्तर प्रदेश आते हैं, पूर्वांचल में आप मऊ चले जाइए, अरे गोरखपुर जाइए, बलिया चले जाइए, यहाँ बिल्कुल मैं चला हुआ। मैं आपको बताता हूँ कि बलिया में, गोरखपुर में जो आपके माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्य क्षेत्र है, मैंने मुख्यमंत्री के कार्यों की प्रशंसा की, वो मेरा सकारात्मक सहयोग है। हम चाहते हैं कि कोरोना के संक्रमण पर हमको विजय पाना है, लेकिन जहां गलतियां हो रही हैं उस गलतियों पर आपको संज्ञान लेना चाहिए। सवाल सरकार से होता है, आपका प्रबंधन बेहतर नहीं है। आपने जो अभी प्रबंधन किया है, जांच की, आपको आश्चर्य होगा कि आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद है, आपको यह जानकारी नहीं है। आप चले जाइए बलिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर, वहां पर कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, और आप कह रहे हैं कि बहुत बेहतर काम हो रहा हमारा, बहुत हमने बेहतर काम कर दिया। चलिए ठीक है मनोज जी समय ज्यादा नहीं मेरे पास में। विपिन जी जल्दी से। मैं देखिए ये बोलना चाहूंगा कि आप समय की नजाकत को समझिए। आप पहली बात तो जानकारी ये पूरी होनी चाहिए कि हम लोग जब बात करते हैं हिंदुस्तान की, देखिए WHO, तो वहां पर हम सवाल नहीं उठा सकते। WHO ने खुद तारीफ करी कि हमने, हिंदुस्तान ने जो कदम उठाए हैं और कोरोना को उसका सामना करने के लिए तो प्रशंसनीय है। तो ये इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं बोला जा रहा कि अब सरकार अपने हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएगी कि आपकी तारीफ हो गई, ये मतलब नहीं है। लेकिन देखिए जो
अगर तारीफ हुई है तो वो भी बधाई के पात्र हैं सब लोग। और उसमें देखिए सबका योगदान रहा है, डॉक्टरों का योगदान रहा है, आईसीएमआर का योगदान रहा है, और बाकी जितने भी आला अधिकारी थे उनका योगदान रहा है, जनता का योगदान रहा है कि जनता ने जो संयम बरता है। देखिए उन्होंने तपस्या करी है, घर में बैठे हैं, लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं, अपने आप में काबिले तारीफ बात है। और मैं आखिरी में एक बात बोलना चाहूंगा, मेरी बात हो रही थी स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस से रॉबिन हिबू से, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के भी इस समय देखरेख में लगे हुए हैं कि कैसे उनकी व्यवस्था बढ़िया करी जाए। और बड़ा दुख होता है मुझे बोलते हुए कि कम से कम ये 7 जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है और माउंटेन स्टेट जो है साथ में सिक्किम का, कि अगर इनके साथ मतभेद करा जाए और बोला जाए जैसे वो बीच में चला था, इसको रेसिस्ट अटैक्स बोलते हैं, हमें कम से कम ये समझना पड़ेगा, संवेदनशील मामला है कि सारे हमारे भाई बंधु हैं और हमने किसी के साथ मतभेद नहीं करना, भेदभाव नहीं करना इस समय। और आप टिप्पणी कर दें और ये आपत्तिजनक टिप्पणी है तो इस पे कठोर से कठोर आपके सख्त कार्रवाई हो सकती है अगर आप अपने ही भाई बंधुओं के खिलाफ बोलेंगे। ये समय सबको एक साथ, एकजुट, एक सुर में सुर मिलाने का है। चलिए ठीक है नरेश जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आज जो कोटा से लौटे बच्चे हैं उनसे संवाद किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने। उनके बहुत कॉमन से क्वेश्चंस थे, जिनमें से एक क्वेश्चन हर किसी ने अमूमन पूछा था कि क्या सीएम साहब आप बता सकते हैं कि 3 मई के बाद भी लॉकडाउन इंक्रीज होगा। उन्होंने डायरेक्टली इस बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिकेट किया है कि अभी कुछ आधिकारिक ऐलान नहीं किया जा सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ये लॉकडाउन इंक्रीज होगा। इसको लेकर क्या सरकार पूरी तरीके से मेंटली भी तैयार है, अपनी योजनाओं को लेकर तैयार है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी खाने पीने के लिए तरस रहे हैं। देखिए सृष्टि जी, ये तो सरकार का फैसला है कि लॉकडाउन बढ़ाएंगे, केंद्र सरकार के साथ वो अपने तालमेल करके इस पर फैसला लेंगे। इस पर मैं यहाँ अभी बता नहीं सकता हूँ, बट सरकार ने अपनी तैयारी की हुई है कि 3 तारीख के बाद ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में हम किस तरीके से व्यवसायिक गतिविधियां चला सकते हैं, जिससे जो हमारे श्रमिक मजदूर हैं उनको रोजगार मिले और उनको काम मिले। चलिए ठीक है नरेश जी, मनोज जी और विपिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर लॉकडाउन बढ़ता है नहीं, ये अभी आने वाले समय में ही देखा जाएगा, लेकिन जिस तरीके से कार्यशैली रही है उत्तर प्रदेश में, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वो काबिले तारीफ रही है, सराहनीय रही है। बहुत सारे ऐसे पैमाने हैं जो उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाए हैं। और जाहिर तौर पर एक जनता जो होती है वो अगर फैसला करती है किसी अपने, चाहे आप राजा कह लीजिए या फिर आप मुख्यमंत्री कह लीजिए, अपना मुखिया कह लीजिए प्रदेश का, अगर भरोसा करती है उस व्यक्ति के ऊपर, उस सिस्टम के ऊपर कि हाँ अगर कोई ऐसी आपदा जैसी परिस्थिति आती है तो ये जो व्यक्ति जिनको हमने चुनकर अपने सर पर बिठाया है, जिनका सम्मान हमने किया है, ये हमारे लिए खड़े रहेंगे। तो कहीं ना कहीं वो जो पैरामीटर होता है उस पर सेट दिखाई दिए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ कि आपदा कभी बताकर नहीं आती है किसी को कि कोई भी परेशानी आने वाली है। ऐसे परेशानी के समय पर ही एक सच्चा जो प्रमुख होता है, जो मुखिया होता है, उसका किरदार निकलकर सामने आता है, जो बखूबी सीएम योगी आदित्यनाथ में देखा गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।